हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्स फिजिक्स। सो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे आसान पार्ट भी है, जिसको समझ में आ गई, इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई तो उसके लिए चैप्टर सबसे आसान है ये पार्ट। लेकिन यही पार्ट लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट बन जाता है अगर वो इस चैप्टर की बेसिक्स डेफिनेशंस को नहीं समझते हैं बल्कि फॉर्मूले को रट लेते हैं। जो लोग फॉर्मूले को रट लेते हैं ना, उनके लिए चैप्टर ये पार्ट स्पेशली बहुत टफ बन जाता है। बिकॉज होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा, आपने फॉर्मूला रट लिया है, तो होगा क्या कि आप बेसिकली क्वेश्चन तो सॉल्व कर दोगे लेकिन वहां पे साइन में बहुत गलती होगी। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया और आप क्वेश्चन का मान लीजिए आंसर 150 आया, 150, राइट, और 150 आंसर आया तो एक में मान लीजिए एक दो ऑप्शन होंगे, प्लस 150 होगा कि माइनस 150 होगा, तो वहां आप गलती करोगे। इसलिए इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर पार्ट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझने चाहिए, राइट। अब देखिए, हमारे पास हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ लिया, फिर यार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, है ना। वाई वी नीड दिस कॉन्सेप्ट, या हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, है ना। कोई ना कोई रीजन तो होगा पढ़ने का, है ना। तो देखिए, फिजिक्स का एक काम क्या होता है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जब फिजिक्स हम समझते हैं, तो फिजिक्स में हम जल्दी कोशिश करते हैं कि भाई एक पार्ट पढ़ लिया जिसका आंसर एक पार्ट से इतना आया, तो साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि भाई एक पार्ट से अगर आंसर इतना बड़ा आ रहा है तो कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव मेथड सोचें, कोई ना कोई छोटा फॉर्म छोड़े ताकि ये आंसर छोटा हो सके, राइट। जैसे हम लोग ने क्या बोला था, हमने पढ़ा था गॉस लॉ, राइट। हम लोग ने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ। हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम लोग। एक एक पेज की इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन थी, एक एक पेज में आंसर आ रहा था। गॉस लॉ पढ़ लिया, वही आंसर, वही सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्लेन सिमेट्री के लिए, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए और सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए जब निकाला, तब वो कैसे हो गया, दो दो तीन तीन लाइन में हो गया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई अगर एक चीज पढ़ ली और दूसरी चीज पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई उससे आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बात समझिए आप, देखिए जरूरी क्या है ये समझिए आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्लस है, एक माइनस है, प्लस है, कुछ और माइनस है। इस बार चलिए हम पॉइंट चार्ज जनरली लेते हैं, इस बार चलिए लाइन चार्ज भी ले लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक लाइन चार्ज भी है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। मैंने बोला यार कि यहाँ, और ये पूरा सिस्टम जो है मेरा फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब मैंने इसको क्या चिपका के रखा, गोंद से, ग्लू से चिपका के रख दिया मैंने इसे, ये मूव नहीं कर सकता। मैंने बोला कि यार यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, है ना, क्यू नॉट रख दिया और ये फ्री टू मूव है, तो होगा क्या भाई, इन सब की वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगी और ये भागना स्टार्ट होगा, है ना। मैंने बोला यार कि ये भागा, मुझे कुछ टी सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, इस चार्ज की टी सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, या इसका पाथ क्या होगा, ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये मुझे बताओ, ठीक है। तो हमारे पास कई तरीके करने के, जो अगर हम लोग को ये चैप्टर, ये पार्ट नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे भाई, हमको फोर्स पता है, हमको पता है कि भाई इस पॉइंट पे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे, देखो हम भूल जाएंगे ये सब है, हम बोलेंगे इसकी वजह से देखो सिर्फ, फिर बोलेंगे इस इन सबको भूल जाओ, इसकी वजह से देखो, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, है ना। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसमें फोर्स लगेगी, फोर्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन दैट चार्ज क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू चार्ज क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगेगी इस पे। अब हमें फोर्स पता है तो हमें सब कुछ पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। कैसे पता है भाई, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ दैट चार्ज मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन को लिख दूंगा मैं डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, एम डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, ये भी लिख सकता हूं। और एक और फॉर्म लिख सकता हूं मैं इसको, दैट इज एम वी डी वी बाई डी आर, ये भी लिख सकता हूं मैं। तो अगर मुझे मान लीजिए टाइम के साथ वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है तो मैं इसको यूज कर लूंगा, इस वाले पार्ट को, या अगर मुझे ट्रेजेक्टरी निकालनी है टाइम के साथ तो मैं ये वाला पार्ट यूज कर लूंगा, राइट। और अगर मुझे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो मैं ये वाला पार्ट यूज कर लूंगा। लेकिन परेशानी क्या है इसमें, परेशानी ये है कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा डिफिकल्ट है, भाई टाइम लगेगा ना इंटीग्रेशन करने में। कोई छोटा मेथड मिल जाए तो काम बन जाए अपना। तो छोटा मेथड देखेंगे हम इससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद,
ठीक है, तो अपन को ये कंसेप्ट क्यों चाहिए, इसके लिए दो रीजन दिया मैंने, दो रीजन दूंगा। पहला रीजन ये है कि भाई होता क्या है, जब हम ये पढ़ेंगे तो इससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो छोटा हो जाएगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज थी। और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। और स्केलर क्वांटिटीज तो सबसे आसान होती हैं, आपको जोड़ना है, प्लस माइनस है, जैसे ही जोड़ दीजिए, डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्केलर है। और वेक्टर में आपको डायरेक्शन का ध्यान भी देना पड़ता था, इसलिए और आसान कर दिया अपना, इसलिए हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं, राइट। ठीक है, ये पार्ट पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट उल्टी डायरेक्शन से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल। ठीक है, वाले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अपन जिस सिंबल से दर्शाते हैं वो होता है यू। ठीक है, किसे दर्शाते हैं, यू से दिखाते हैं। ठीक है, अब समझिए, आप भूल जाइए इसको, इलेक्ट्रिक को भूल जाइए, बोली इलेक्ट्रिक है ही नहीं, ये कहीं जाना पहचाना लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कहीं तो पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी शब्द तो जाना पहचाना सा है, अपन ने पढ़ा होगा, दो स्प्रिंग है ना, यहाँ से मैंने एक स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हुई, मैंने कुछ दबाया, स्प्रिंग कुछ एनर्जी स्टोर हुई। कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैं एक ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को यहाँ से लेके ऊपर उठा ले गया, कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हुई, कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है, कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है भाई, कि कोई ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, फ्रिक्शन है, आगे बढ़ रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, क्या उसमें कोई एनर्जी स्टोर हुई है, कभी सुना है कभी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नाम, नहीं सुना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है ना, ये तभी डिफाइन होता है जब एक पर्टिकुलर तरीके की फोर्स लगती है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जब फोर्स जो होती है हमारी कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है, तभी सिर्फ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगा। तो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कैसी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसलिए वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी टर्म यूज कर पाते हैं। फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी वहां टर्म नहीं यूज कर पाते, राइट। अब देखिए, जब हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ते हैं 11th में, तो वहां पर हम लोग यूनिवर्सल दो लॉ पढ़ते हैं, और जो कि मेरे हिसाब से फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। पहला है वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सेकेंड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। पहला कौन सा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमारा लॉ है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लॉ कहीं भी चली जाइए हर जगह वैलिड है। कैसे भी फोर्स है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे भी फोर्स है, ये लॉ वैलिड होगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये तभी वैलिड होगा जब फोर्स कैसी होगी, कंजर्वेटिव होगी। उस पर लगने वाली फोर्स अगर कंजर्वेटिव है, तभी हम जाके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिमाइंडर देता हूं कि यार ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम की क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, अभी क्या अपनी नेचुरल लेंथ में। ठीक है, मैंने इसको खींच के मैंने इसको यहां पर पकड़ के रखा, यहां से खींच के, दिस लेंथ को बोल दिया मैंने x1। ठीक है, खींचा, यहां से छोड़ा, यहां वेलोसिटी कितनी होगी, 0, यहां छोड़ दिया मैंने। जब मैं छोड़ूंगा तो ये भागेगा ऐसे। मैं बोल रहा हूं कि जब ये ब्लॉक यहां पे आ जाएगा, यहां से मान लीजिए x2 पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये मुझे बताना है। इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या होगी ये मुझे बताना है। कैसे निकालोगे, सिंपल है, फोर्स अपन को पता है, स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो -kx के बराबर होती है। ठीक है, मेरे को फोर्स पता है, फोर्स को क्या लिख दूंगा मैं, m dv/dt, इसको मैं लिख दूंगा m v dv/dx। मेरे को पता है, मेरे को कहां से कहां तक लिमिट लगानी है, यहां से मेरे को वेलोसिटी पता है 0 है। ठीक है, और मेरे को यहां तक निकालनी है वेलोसिटी,
तो मेरे को x भी पता है, लिमिट भी पता है अपनी, और वेलोसिटी भी पता है। एक जगह वेलोसिटी पता है, दूसरी जगह पे निकालनी है, और ये लिमिट भी रख दूंगा, बस यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा मेरा। सिंपल था, राइट। लेकिन इसमें भी अपन को क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा है। इसका शॉर्ट मेथड समझिए, छोटा सा मेथड। मेरे को पता है भाई स्प्रिंग फोर्स कैसी है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि इन एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बराबर दूसरे पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के, इसका एक्सटेंशन कितना है x1 का स्क्वायर, बराबर वहां पे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मैं लिख दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस वहां की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के x2 स्क्वायर। बस ये मुझे पता है, ये मुझे नोन है, ये 0 है, वेलोसिटी आराम से आ जाएगी। तो ये ना इंटीग्रेशन ना कुछ, एक लाइन में आंसर आ गया। तो दैट इज अ पावर ऑफ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रिमाइंडर आपको दे देता हूं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, मेरा भी रिवीजन हो जाए, किसका, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। जल्दी जल्दी देखिए, जब भी कोई मोशन होता है तो मोशन 3 प्रकार से हो सकता है, 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है और 3D में हो सकता है। 1D का मोशन ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, मार्कर के अंदर मैंने कोई यहाँ पर एक ड्रिल करके यहाँ पर मैंने गैप बना दिया, तो अगर मैं यहाँ से एक बॉल इसमें छोड़ूंगा तो इसके पास कंस्ट्रेंट है, इसके पास यही मजबूरी है कि सीधा ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो 1D मोशन में या तो x एक्सिस में कुछ चेंज होगा, या तो y एक्सिस में चेंज होगा, या तो z एक्सिस में चेंज होगा, सिर्फ एक एक्सिस में चेंज होगा, ठीक है, वो 1D होता है। 2D में मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये मान लीजिए ऐसा रखा हुआ x एक्सिस y एक्सिस है, तो कोई ऑब्जेक्ट इधर से उधर भाग रहा है, उसमें x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, लेकिन z चेंज नहीं हो रहा है। कोई 2 चेंज होंगे, तीसरा चेंज नहीं होगा, वो 2D मोशन होगा। और 3D में मेरे पास तीनों के तीनों चेंज हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 3D मोशन हो जाएगा, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम 1D के लिए प्रूव करूंगा, 2D और 3D के लिए मैं जब प्रूव करूंगा जब मैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो देखिए 1D के लिए मैं पहले प्रूव करके दिखाता हूं। तो 1D में क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस पर कोई फोर्स F लग रही है, राइट, ये इसी डायरेक्शन मूव कर सकता सिर्फ, ठीक है। तो मेरे को पता है भाई फोर्स क्या है, फोर्स जो होती है वो ma के बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू dv/dt, ठीक है, एक्सेलरेशन को लिख दिया dv/dt। दोनों तरफ मैंने क्या किया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ क्या किया मैंने, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे, इसको मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ मैं, dx/dt। तो ये क्या होगा, dx/dt इंटू f बराबर, ध्यान से देखिएगा इसको, ये लिखा है m v dv/dt। इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज m d ऑफ dt ऑफ हाफ v स्क्वायर। क्या ये वही चीज है, चेन रूल लगाइए, चेन रूल लगाओगे तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2v, और फिर v का dv/dt, 2 से 2 कट जाएगा, वापस ये मिल जाएगा मुझे, राइट। इस m को अंदर ले जाओ क्योंकि m तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बन गई, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। dt से dt उड़ा दो, तो ये क्या बन गया, f dx बराबर dk, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, x1 से लेके x2 और k1 से लेके k2 तक, तो मेरे पास क्या आ गया, k2 माइनस k1 बराबर इंटीग्रेशन f dx। ये क्या है मेरे पास, वर्क, ये क्या है मेरे पास, वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही क्या है मेरे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब इसी से आगे प्रूव कराऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई नई थ्योरम नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड वर्जन है, ताकि क्वेश्चन को और आसानी सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। वही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं, एनर्जी कैसे लाते हैं, राइट। देखिए हम लोग ने बोला था कि भाई k2 माइनस k1 बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f dx, यही था वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा 1D में, एक डायमेंशन में। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस चीज को क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं लिख रहा हूं
जी ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1। ये कैसे लिख दिया मैंने? ये तो जादू है क्या? जादू है क्या? जादू से लिख दिया? नहीं, देखो मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डी ऑफ जी अपॉन डी एक्स बराबर एफ। कुछ चमका क्या? अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो यही बन जाएगा मेरे पास। इसको मैं इधर ले जाऊं तो एफ डी एक्स बन गया, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, लिमिट लगा दूं x1 से x2 तक, ये क्या बन गया? डी ऑफ जी एक्स एफ डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके x2 तक, तो ये क्या बन गया? जी ऑफ x, लिमिट क्या है? x1 से लेके x2 तक, तो ऊपरी वाला बन गया ना। ठीक है, अब मैंने क्या डिफाइन किया? मैंने डिफाइन किया कि पोटेंशियल एनर्जी U एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू माइनस जी एक्स, ये मैंने डिफाइन किया। ठीक है, और इसको मैं वहां रख देता हूं। जब मैं वहां रखूंगा तो आप देखोगे k2 माइनस k1 बराबर माइनस यू ऑफ x2 प्लस यू ऑफ x1। ठीक है, इस चीज को इधर लाओ, इस चीज को इधर ले आओ, तो ये लगा k2 प्लस यू ऑफ x2 बराबर k1 प्लस यू ऑफ x1। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 बराबर काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये हो गया प्रूफ। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो आपको यह ध्यान देना है कि ये मैंने क्या लिख दिया। इसी चीज से मैं एक और चीज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर मैं जी एक्स यहाँ पे ये चीज रख दूं, ये चीज, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस को इधर लिख सकता हूं मैं, तो जी एक्स यहाँ पे ये चीज रखूंगा तो देखिए क्या बन रहा है? एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये मैं वन डायमेंशन में बता रहा हूँ। टू डायमेंशन में क्या होगा? यहां पर आप जनरल के लिए फिर लिख दीजिए एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। आर कोई जनरल वेक्टर है, ठीक है, तो ये 1D के लिए है, ये जनरल ही है आपका 2D 3D सबके लिए। ठीक है, तो ये अभी आपको रिलेशन याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने पिछला सवाल किया था, जो मैंने एक पिछला सवाल किया था स्प्रिंग वाला, मान लीजिए मैं उस सवाल में फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? उसमें बोल देता हूँ कि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन है तो क्या मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी? आंसर है नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि फ्रिक्शन कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सही बात है, लेकिन सवाल अभी भी वो ये नॉन कंजर्वेटिव होने से क्या होता है? भाई लगा क्यों नहीं सकता हूँ? मुझे तो इसका जवाब दो। तो लगा इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि देखिए फ्रिक्शन जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो देखिए होता क्या है, जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो माइनस के एक्स है, मतलब स्प्रिंग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है स्प्रिंग फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वेलोसिटी। फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन और वेलोसिटी का फंक्शन है, इसलिए नहीं कर सकते। और दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेम रहती है। भाई अगर तुम स्प्रिंग को इधर खींचोगे तो ये इधर चली जाएगी, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, उसका साइन फिक्स नहीं होता है। वो क्या करता है? हमेशा वेलोसिटी को अपोज करता है ना, इधर जा रहा है तो इधर लगेगा ताकि कम कर सके, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है, इसलिए हम ये फॉर्मूला वहां नहीं लगा सकते। इवन दो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं वहां पर, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम तभी लगा पाएंगे जब वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगी। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा इधर ही लगेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन उसने जैसी फ्रिक्शन में डायरेक्शन चेंज की फिर हमें दूसरा लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार हमने ऐसे के लिए लगा लिया, फिर अगली बार के लिए हमें ऐसे वाले साइन के लिए लगाना पड़ेगा वो फॉर्मूला, एक साथ नहीं लगा सकते, ये लिमिटेशन होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में होती क्या है। जो भी मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव की है वो असल में मैंने 1D के लिए प्रूव किया है। मैं इसी तरह मैं 2D के लिए भी लिख पाऊंगा, करूंगा, 3D के लिए भी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्क एनर्जी पावर। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 2D में और 3D में अंतर इतना हो जाता है, मतलब 1D से, कि जनरल फॉर्म ये होती है कि k2 माइनस k1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम r1 टू r2। यहाँ पे क्या आ जाता है? डॉट आ जाता है। क्यों डॉट आ जाता है?
भाई 1D में तो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा था, तो फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में थी और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में था। लेकिन 2D और 3D में जरूरी नहीं है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। मान लो हम बोल रहे हैं फोर्स ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो उस केस में हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2D 3D 1D सबके लिए वैलिड होता है ना। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए ये दर्शा क्या रहा है, असल में ये दिखा ये रहा है कि अपने पास मान लीजिए कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, अपन ने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया अपन ने I, और एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम ले लिया F। एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है I, और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया F। और I मतलब जहां ऑब्जेक्ट इनिशियली था, और F मतलब जहां ऑब्जेक्ट फाइनली पहुंच गया। और इसका पोजीशन वेक्टर अपन ने ले लिया R1। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या मतलब क्या होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फाइनली अपन ने जब फाइनल पोजीशन पॉइंट पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ले लिया RF या R2। अपन ने ऊपर R2 लिया तो R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने इनिशियली यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गया। सवाल ये है कि अच्छा फोर्स बता देता हूं। फोर्स मान लो इस ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स ऑब्जेक्ट पे कुछ ऐसी लग रही है, ये फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्या इससे मैं वर्क निकाल सकता हूं क्या, या अभी इसमें कुछ कमी है? थोड़ा सोचो। आंसर है हाँ, अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, अभी मैं इससे वर्क नहीं निकाल सकता हूं। अभी इस वाले पार्ट में कुछ कमी है, दैट इज कॉल्ड पाथ ऑफ वर्क। आप कौन से पाथ से वर्क करना चाहते हो उसकी कमी है, पाथ की यहाँ कमी है, पाथ यहाँ मिसिंग है, पाथ यहाँ मिसिंग है। और जब तक पाथ नहीं बताओगे वर्क हो सकता है आपका अलग है। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो पाथ का मतलब मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, हो सकता है मैं स्ट्रेट लाइन से यहाँ पहुँचा हूँ, हो सकता है मैं ऐसे 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 घूम घाम के यहाँ पहुँचा हूँ। तो पाथ बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब तक पाथ नहीं पता होगा हम वर्क नहीं निकाल पाएंगे। इवन दो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो उसमें पाथ की जरूरत नहीं पड़ती। इन केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए, फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, हम डायरेक्ट फॉर्म लगा के आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में फॉर्म उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पाथ के बिना वर्क निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मान लीजिए कहा मैंने कहा फोर्स इक्वल्स टू I इंटू वाई। ठीक है, ये फोर्स गिवन है तुम्हें, ये तो फोर्स गिवन है, राइट। और मैंने कहा कि अब वर्क निकालो, क्या निकालो, वर्क निकाल के दो मुझे 1,1 पे मैं फाइनली पहुंच गया, और इनिशियली मैं ओरिजिन पे था और 1,1 पे पहुंच गया। दो रास्ते लिए मैंने, एक वाला पाथ ये लिया मैंने, पहले मैं इस डायरेक्शन में गया और यहाँ पर इस तरह चला गया, और दूसरी बार मैं पहले ऊपर गया इधर और फिर इधर चला गया। तो मैं दो पाथ लिए, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2, और मैंने कहा इससे वर्क निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला तो यही लगना है, F.dr, फॉर्मूला यही लगना है, लेकिन पाथ अलग अलग है। देखिएगा आप आंसर क्या सेम आता है क्या अलग आता है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर हम बात करते हैं पाथ नंबर 1 में, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ से यहाँ तक मैं देख सकता हूँ फोर्स में y की वैल्यू क्या है यहाँ 0, तो फोर्स कितनी होगी 0, फोर्स 0 है तो वर्क भी 0 होगा, क्यों फोर्स 0 है तो वर्क भी 0 होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, यहाँ की बात करता हूँ मैं, ये वाले पार्ट की बात। इस वाले पार्ट में अब ध्यान से देखो, इसको तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। देखो फोर्स वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f डॉट डी एक्स, राइट, f डॉट डी एक्स मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस केस में फोर्स कैसी है, अगर इस फोर्स का नेचर में देखूं तो फोर्स जो है आई डायरेक्शन में है और वाई के साथ बढ़ रहा है। मतलब यहाँ 0 था, यहाँ इतना था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और, इस तरह से फोर्स का वेरिएशन आ रहा है। तो फोर्स यहाँ पर कैसी होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब एंगल कितना है 90 है, तो यहाँ भी वर्क कितना हो गया 0, क्यों, उनके बीच में एंगल 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा। अब इस वाले पाथ के लिए देखते हैं, तो इस वाले पूरे पाथ में वर्क कितना आ गया 0। इस वाले पाथ में दिखाता हूँ, पाथ नंबर 2 में, पाथ नंबर 2 में अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं अपन, तो यहाँ से अभी वही हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है मेरा और फोर्स इधर लग रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना हो गया 0। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में,
तो cos 0 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो वर्क बराबर इंटीग्रेशन आई वाई, और ये x टाइप में तो क्या लिख देंगे dx इंटू आई। ठीक है, तो आई और आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर दूंगा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, इस केस में y की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी 1 dx। आंसर कितना आ गया x इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, आंसर कितना आ गया 1। तो मैंने देखा कि भाई इस पाथ के लिए वर्क कितना आ रहा था 0, और इस पाथ के लिए वर्क कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि भाई वर्क इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। वर्क कैसी है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो यहीं से मेरे पास आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का कंसेप्ट, कि कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। चलिए उसे देखते हैं। करते हैं व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने आपको पहले बताया था अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है तो अपन को क्या चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए। और कंजर्वेटिव फोर्स को एक फोर्स नहीं होती, इट इज अ फैमिली ऑफ फोर्सेज। इसमें काफी फैमिली आती है, लाख 2 लाख पता नहीं कितनी फैमिलीज आती है, लेकिन वो फोर्सेज की फैमिली जो कंजर्वेटिव होती है सिर्फ उसी के लिए अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, अब समझिए, मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। एक बार मैं ऐसे गया, ठीक है, एक बार मैं ऐसे गया और एक बार मैं ऐसे गया, ऐसे, एक बार मैं ऐसे गया और एक बार मैं ऐसे गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है मैं वो आपको बताता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। वर्क डन कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, बस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन एंड ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसका वर्क नंबर 1 और वर्क नंबर 2, वर्क नंबर 1 बराबर वर्क नंबर 2। क्यों, क्योंकि भाई इनिशियल और फाइनल सेम है, और पाथ का कैसे होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं कोई भी पाथ ले लूं वर्क तो हमेशा सेम आएगा। तो दोज फोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दूसरी बात कंजर्वेटिव फोर्स में याद रखने वाली बात यह है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है उसके लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ वर्क इज ऑलवेज 0। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ वर्क का मतलब क्या है, मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं यहां से बी पॉइंट पे पहुंचा और बी पॉइंट से वापस इसी ए पॉइंट पे आ गया। तो एक लूप मैंने कवर बनाया, एक लूप बनाया, जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गया। तो उस केस में इसका नेटवर्क कितना आएगा, 0 आएगा, नेटवर्क 0 आएगा। कैसे आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। यहां मैं वर्क W1 कर रहा हूं और यहां वर्क यहां से गया W1 और यहां से गया तो वर्क कितना किया मैंने W2, लेकिन W1 W2 बराबर है, तो ये भी कितना हो गया W1। लेकिन जब मैं इधर से इधर गया तो प्लस W1 हुआ और मैं लौट रहा हूं तो इस केस में कितना होगा, माइनस W1 होगा, क्योंकि मैं लौट रहा हूं ना इधर। तो ये प्लस W1 ये माइनस W1, तो नेट कितना हो गया 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स में आपको हमेशा याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द इंडिपेंडेंट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन एंड ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और दूसरी बात, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज ऑलवेज 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कि क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, उसका ऑपोजिट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पार्ट डिपेंडेंट होती है। आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अगर आप ये पास से जाते हो और इस पास से जाते हो तो हो सकता है वर्क अलग अलग आए। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क अलग अलग आता है, पाथ डिपेंडेंट होती है। और दूसरी बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये चीज 0 नहीं होती है फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये 0 नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया और मैंने 2 पाथ लिए, एक ये पाथ लिया एक ये पाथ लिया, मान लीजिए इस पाथ के द्वारा वर्क डन और इस पाथ के द्वारा वर्क डन सेम आ गया, तो क्या मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो फोर्स होगी कंजर्वेटिव फोर्स होगी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 2 पाथ के द्वारा वर्क डन सेम आ जाने से मैं ये नहीं कह सकता हूं वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। हो सकता है मैं तीसरा पाथ को ढूंढ लाऊं जिसके द्वारा वर्क डन इन दोनों के बराबर ना हो, तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव।
इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को कभी भी ये देख के नहीं बता सकता हूं कि किन्हीं दो पाथ का वर्क सेम है। मुझे हर पाथ लेने पड़ेगा, हर पाथ के थ्रू बताना पड़ेगा कि सबका वर्क सेम है, तभी मैं सियोरिटी के साथ कह पाऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में बताने के लिए बस यही बता दूंगा किन्हीं दो का पाथ, किन्हीं दो पाथ से वर्क डन कैसा है, अलग अलग है, तो नॉन कंजर्वेटिव है। इसलिए नॉन कंजर्वेटिव प्रूव करना ज्यादा आसान होता है कंजर्वेटिव से। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को प्रूफ करना है, कोई मुझे फोर्स गिवन है, मुझे फोर्स गिवन है कोई, और फोर्स को देख के मुझे बताना है, फोर्स को देख के बताना है कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो कैसे बताऊंगा? तो देखिए बहुत आसान है, मैं आपको 2D के लिए भी बता देता हूँ, 3D के लिए मैं तब बताऊंगा जब मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा। तो देखिए मैं क्या बताऊंगा, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई बराबर बता दूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा काम बन जाएगा। ये मुझे साबित करना है। कोई मुझे फोर्स दे रखी है, कोई भी फोर्स दे दे, मान लो फोर्स मुझे गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं अपन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिसके साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसको वेरिएबल लेना और बाकी सबको कांस्टेंट ले लो। तो इसको मैं किसके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स को वेरिएबल लेंगे, वाई को कांस्टेंट लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, इसको y के साथ डिफरेंस कर दूंगा, फिर इसी चीज को मैं क्या कर दूंगा, y के साथ डिफरेंस कर दूंगा, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी वाई। तो अब मैंने क्या किया, इस चीज को y के साथ मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब x को मैं कांस्टेंट लूंगा, तो दैट इज 3x स्क्वायर इंटू 2y, दैट इज 6x स्क्वायर वाई। अब मैं इस वाले पार्ट के लिए आऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, तो y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करने का मतलब है डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ वाई। तो मैं क्या करूंगा, y को वेरिएबल लूंगा, x को कांस्टेंट लूंगा, तो x को कांस्टेंट लूंगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब और 2y। फिर मैं क्या करूंगा, नीचे देखो, अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ वाई आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस एफ ऑफ वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को वेरिएबल लूंगा और वाई को कांस्टेंट लूंगा, तो डी ऑफ एफ वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2y, ये क्या आ गया 6x स्क्वायर वाई। क्या ये दोनों सेम है, सेम है, इसका मतलब ये कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस इज द वे हाउ यू प्रूव इन 2D दैट वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ये एक तरीका होता है। 3D में अंतर इतना आया था, मैं यही बता देता हूं कि भाई 3D में एक एक्स्ट्रा टर्म आया था z का, तो यहाँ पे 2 फैक्टर और आ जाते इस तरह के। ठीक है, वो मैं तभी बताऊंगा जब मैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना ही समझो। अब जितनी मैंने ये रामायण बताई अभी तक, इतनी सारी चीजें बताई कि भाई व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब मैंने बताया। ये क्यों बताया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि मेरे को ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो इसका आंसर जो वीडियो, अगर 2 साल का बच्चा वीडियो देख रहा होगा ना, वो भी बता देगा कि इसका आंसर वो फोर्स कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहाँ पर कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, ऑब्वियस बात है कि पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन जब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव है। और दूसरी बात, जब मैं इतनी बड़ी रामायण बताइए कंजर्वेटिव फोर्स पे, कंजर्वेटिव फोर्स को एक फोकस में रखते हुए, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन काम ऐसे नहीं चलेगा, आई हैव टू प्रूव इट, मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए उससे प्रूव करते हैं। प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो मान लो एक बच्चे ने कहा सर आप सबसे कठिन से कठिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लो और मुझे प्रूव करके दिखाओ उसके लिए कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो उसने कहा कि एक काम करो कि एक स्फीयर लो, उस पर चार्ज Q है टोटल और उसकी रेडियस R है, अब मुझे प्रूव करके दिखाओ ये कंजर्वेटिव, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए प्रूफ नहीं करूंगा, ये बहुत टफ पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे प्रूफ करूंगा? विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है। और फिर मैं क्या बोलूंगा कि विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक चार्ज जो है वो एक चार्ज द्वारा जो फोर्सेज है वो कंजर्वेटिव है, तो बाकी की वजह से भी कंजर्वेटिव होगी विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो है वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो इसके लिए भी कैसे होगी, कंजर्वेटिव होगी। तो मैं क्या किसके लिए प्रूव कर रहा हूँ पहले पॉइंट चार्ज के लिए, और फिर मैं बता दूंगा कि विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसके द्वारा भी कैसे होगी, कंजर्वेटिव इन नेचर होगी। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट चार्ज की। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो अपन ने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ठीक है। इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लिया अपन ने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। मैंने क्या करा, मेरे को क्या प्रूव करना है भाई, कंजर्वेटिव है नहीं, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, डिफरेंट पाथ लूंगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा पाथ को कैसा भी ले लो, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ, अगर वर्क डन सेम आ रहा है हर पाथ के द्वारा, कंजर्वेटिव है। यही तो होती है कंजर्वेटिव की डेफिनेशन। तो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ से एक पार्टिकल लेता हूँ क्यू नॉट, मैंने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया और मैं इस पोजीशन से उसको भगाते भगाते यहाँ पे ले गया, दैट इज माई A and that is my B and this distance called D, right? तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको लेके गया। अच्छा दूसरी बार मैंने क्या करा, मैं यहाँ से मैं स्फीयर बना देता हूँ, दो स्फीयर, ये मेरे पास स्फीयर है, ठीक है। दूसरे वाले बात मैंने क्या करा, मैं चार्ज को पहले इस स्फीयर के अलॉन्ग लेके गया, यहाँ तक पहुँचा, फिर ऐसे गया और फिर वापस से मैं यहाँ पहुँच गया इस स्फीयर के अलॉन्ग, सही है। ये मेरा दूसरा पाथ है। तो अभी मुझे प्रूफ करना है कि इसके मुझे मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स मुझे प्रूफ करनी है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो वर्क डन इसका आना चाहिए और वर्क डन इसका आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए, है ना। यही तो प्रूफ करना है, तो उसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो पहले हम बात करते हैं इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस केस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, F डॉट डी एस, दैट इज F डी एस कॉस जीरो, दैट इज इक्वल टू F क्या हो जाएगा, क्यू ई, और डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है ये डी। तो ये मेरा वर्क आ गया इस केस में। अभी मुझे इस केस में निकालना है, तो इस केस को निकालने के लिए मैं थोड़ा बुद्धि का यूज करूंगा। देखो कैसे, ये क्या है, मेरे पास स्फीयर है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक स्फीयर मान ली, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, और हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, रेडियल आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ भाग रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है ds, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये है ई की डायरेक्शन, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो मुझे बताइए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, cos 90, और cos 90 की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है तो वर्क कितना होता है, जीरो। तो इसके केस में वर्क कितना आ गया, जीरो। सिमिलरली इस बड़ी वाली आर्क को देखिए, इस बड़ी वाली आर्क के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऐसा। तो ये कैसा है, 90। तो फिर से इसका वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। बचा कुछ है ये वाला वर्क, तो भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है डी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कैसी है, इस डायरेक्शन में, फोर्स कैसी हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, दैट इज क्यू इंटू ई और क्यू इंटू डी। तो ये भी वर्क हो गया। तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि W1 बराबर W2। तो क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएंगे, नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स किसी दो पाथ को बराबर दिखाने से थोड़ा ना आ जाता, क्योंकि दो पाथ के द्वारा वर्क सेम है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, मुझे हर एक पाथ के लिए दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और पाथ लेके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं एक और पाथ ले लूँ, किस तरह का पाथ, मान लो मैंने बोला कि मैं कुछ इस तरह का पाथ लेता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं ऐसे 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 गया, ऐसे पहुँच गया, ठीक है। या ऐसे समझिए आप कि मान लो उसने कहा कि एक सबसे रैंडम पार्ट ले लिया मैं ऐसा, वो बोला कि अब इसके लिए प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो वर्क है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये W1 के बराबर है, इसके बराबर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे असल में मैं कर क्या रहा हूँ, असल में मैंने क्या करा, ये वाला जो पार्ट लिया मैंने वर्क वाला, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन वाला है इसके द्वारा तो वर्क आ रहा है, लेकिन जो आर्क वाले हैं उनके सबके द्वारा कैसा आ रहा है, जीरो वर्क आ रहा है। इसका मतलब मैं कोई भी कर्व होगा
ऐसा कोई भी कर्व होगा आड़ा तिरछा, सबको मैं कर्व और लाइन के फॉर्म में तोड़ दूंगा। कैसे फॉर्म में तोड़ दूंगा? कर्व और लाइन के फॉर्म में। कैसे? देखो, मैं क्या करूंगा, इसको छोटा सा पार्ट लूंगा, इसको बिल्कुल उसको बड़ा करना, छोटा सा पार्ट को जूम करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मान लो, ठीक है, ऐसा दिख गया। मैं क्या करूंगा, इसको कर्व और लाइन के पार्ट में तोड़ दूंगा। एक लाइन, एक कर्व, फिर एक लाइन, फिर एक कर्व, इस तरह से एक लाइन, एक कर्व। मैं इस फॉर्म में इसको तोड़ दूंगा, लाइन कर्व के फॉर्म में तोड़ दूंगा पूरे को। तो जो कर्व की वजह से फोर्स होगी, वर्क डन होगा, वो जीरो हो जाएगा। और लाइन, ये बाई लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन मिलते मिलते किसके बराबर हो जाएगी? डी के बराबर। ये डिस्टेंस डी के बराबर। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? क्यू ई डी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी अगर मैं जनरल कर्व ले लूं इसके अलॉन्ग, यहां से यहां तक के बीच में, सबको कैसे तोड़ सकता हूं मैं? एक लाइन और एक आर्क के फॉर्म में। लाइन और आर्क, लाइन और आर्क। आर्क की वजह से वर्क डन जीरो, और जितनी भी लाइन होगी वो सब किससे मिलकर बनेगी? डी से। टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी आ जाएगी? डी। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्यू ई डी। तो इस तरह से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये पिक्टोरियल प्रूफ है। दिस इज कॉल्ड पिक्टोरियल प्रूफ। पिक्चर के थ्रू से मैंने प्रूफ किया है इसको। ठीक है, तो इससे मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो कि भाई अपने पास यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q2, राइट। मान लो कि ये दोनों फ्री टू मूव है, फिक्स्ड नहीं है, राइट। तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन से ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब मान लो कि मैंने क्या किया, इन दोनों को फिक्स्ड कर दिया, यहां पर फिक्स्ड कर दिया, तो ये भागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि फिक्स्ड कैसे कर दिया मैंने? मैं इनके बीच में एक स्ट्रिंग बांध दी, इन दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दिया। स्ट्रिंग से अगर मैं बांध दूंगा तो क्या होगा? भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इनको भाग नहीं देगी। तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा? एक टेंशन। क्या डेवलप होगा? एक टेंशन डेवलप होगा। और जैसे ही मैं स्ट्रिंग को काटूंगा क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि इफ अगर हमारे पास दो चार्ज हो, दो चार्ज पास पास में रखे हुए हैं, तो क्या होगा ना? फोर्स और रिपल्सन होगा, और फ्री टू मूव होंगे तो भागना स्टार्ट कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मेरे पास क्या एक स्प्रिंग है, मेरे पास क्या एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को मैं यहाँ से दबा रहा हूँ, यहाँ से दबा रहा हूँ। जब मैं यहाँ से दबाऊंगा क्या हो जाए? स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, कुछ ऐसी दिखेगी। मैंने स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट किया तो स्प्रिंग दबेगी और कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। तो मैं कर क्या रहा हूँ असल में? मैं क्या कर रहा हूँ? बाहर से एक वर्क कर रहा हूँ, वर्क डन बाय माय हैंड्स। तो क्या कर रहा है वो? मेरा वर्क कहाँ स्टोर हो रहा है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो जो मैं वर्क बाहर से कर रहा हूँ वो किस में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रहा है स्प्रिंग के। और जैसे मैं अपने हाथ हटाऊंगा भाग जाएगा वो। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां भी तो वही हो रहा है असल में। अगर मैं सिर्फ इस चार्ज को देखूं तो मान लो अभी क्या है, ये खाली बोर्ड है, कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है, ये खाली जगह है पूरी, ठीक है। मैंने क्या करा? अपनी जेब में से एक चार्ज निकाला Q1 और यहां जाकर रख दिया। क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ा होगा? आंसर है नहीं भाई, कोई फोर्स ही नहीं है जब यहां पर, तो किसके अगेंस्ट वर्क करूंगा? किसी के अगेंस्ट। तो Q1 तो अपनी जगह पे ऐसी तरह रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने क्या करा? मैं गया इन्फिनिटी पे। कहाँ पे गया? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी क्या चीज़ है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई इन्फिनिटी पे का मतलब ये थोड़ी ना कि भाई धरती के बाहर चला गया, स्पेस में चला गया, वहाँ से इन्फिनिटी है, वहाँ से यहाँ आऊँगा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है। इन्फिनिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इन चार्ज की डिस्टेंस r है तो इस r से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ले लो, बस वो इन्फिनिटी है। जैसे अगर ये r है तो मैं 7r या 8r तक चला जाऊँगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब नहीं कि आसमान में चला गया और वहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझिएगा कभी भी। तो मैं क्या करा? मैं इससे इनफाइनाइट दूरी पे गया। इनफाइनाइट दूरी का मतलब मैं इससे मान लीजिए 7r दूरी पे चला गया। ये यहाँ पर से r है और मैं 7r दूरी पे चला गया और अपनी जेब में Q1 चार्ज लेके गया और वहाँ से चलते चलते आ रहा हूँ मैं। जब मैं इस चार्ज को हाथ में चलते चलते आ रहा हूँ उस चार्ज को लेके, तो क्या होगा? मुझे एक फोर्स और रिपल्सन फील होगी उस चार्ज पे। ये मेरे पास वो चार्ज रखा हुआ है, मैं वहां से चलते चलते आ रहा हूं, तो क्या होगा? एक फोर्स और रिपल्सन फील होगा मुझे इस वाले चार्ज को, जिसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे उस चार्ज को कहाँ लाना है? यहाँ पर लाना है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट ये फोर्स इधर लग रही, इधर भगा रही है, तो मुझे एक और फोर्स लगानी पड़ेगी इस तरफ ताकि मैं इधर आ सकूं। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ना, आई हैव टू वर्क सो दैट आई कैन ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। मैं उस Q2 को इन्फिनिटी इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स और रिपल्सन लग रहा है, और वही वर्क क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है यार, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को दबाते हैं तो हमारा वर्क किस में स्टोर है, पोटेंशियल के फॉर्म में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज Q1 के अगेंस्ट कोई चार्ज Q2 ला रहा हूँ फ्रॉम अ पॉइंट इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो क्या होगा, मुझे फोर्स और रिपल्सर के अगेंस्ट एक और फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स क्या करेगी, एक वर्क करेगी, और वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो था मोटा मोटा बारी ऊपर ऊपर से समझ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं डेप्थ में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी असल में है क्या। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक Q1 है, Q2 है, पूरा स्पेस जो है खाली है, कोई भी फोर्स नहीं है पूरे स्पेस में। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने अपनी जेब में से एक चार्ज निकाला और यहाँ पे आके रख दिया Q1। क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ा होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है जो मुझे अपोज करे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक चार्ज लिया Q2, कहाँ से, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से मैं क्या, कहाँ पे गया, इन्फिनिटी पे। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चार्ज Q2 को मैं इन्फिनिटी से इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट दिया P पर लाना चाहता हूँ। कहाँ पे लाना चाहता हूँ? P पर। तो देखो होगा क्या, जब मैं इस चार्ज को यहाँ पर लाऊंगा, तो क्या होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन का मुझे सामना करना पड़ेगा। तो मान लो कि किसी समय t पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को स्मॉल r बोल दिया मैंने। ठीक है, कहीं किसी समय पे यहाँ पे चार्ज ले आया, मैं यहाँ तक ले आया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई एक फोर्स और रिपल्सन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड, इस डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? दैट इज एफ ऑफ इलेक्ट्रिक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मतलब मैं इस चार्ज को ला रहा हूँ ना, तो मैं क्या हूँ, एक्सटर्नल हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एफ एक्सटर्नल। और मैं इसको कैसे कैसे यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे कैसे लूंगा, स्लोली का मतलब समझ रहे हो, इसको बता दो, स्लोली का मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब, हमारे दिमाग में एक बात चमकी है कि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इलेक्ट्रिक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है वर्क, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, मैं इधर से लेके इस चार्ज को Q2 को इधर लाऊंगा, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उसको फोर्स से खींच रहा हूँ मैं X2 को, तो ऑब्वियस बात है ये फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क होगा। कौन करेगा वर्क? मैं करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है दैट इज DW, स्मॉल वर्क ले लिया मैंने, इसको मैंने DR मान ली, डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ से DR, तो मैं इसमें स्मॉल वर्क हुआ होगा, थोड़ा सा वर्क हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड DW, स्मॉल वर्क। तो वर्क डन बाय, इस चीज़ को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से बेसिक बनेगा आपका। मैंने बोला स्मॉल वर्क डन बाय मी, क्या हूँ मैं, एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, ये लिखना आना चाहिए आपको, एज इट इज लिखना आपको। इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इज नथिंग बट, क्या होगा वो होगा एफ एक्सटर्नल डॉट DR वेक्टर। यही होगा मेरा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, तो यही होगा। अब इस बात को तो और गौर से देखिएगा कि मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने ऊपर और लिखा था कि मैंने बोला था कि भाई एफ एक्सटर्नल बराबर किसके, एफ इलेक्ट्रिक के।
एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक के, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन तो कैसी है? अपोजिट है। तो क्या मैं यहां पर एफ एक्सटर्नल की जगह पे लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक वेक्टर डी इंटू डी आर? ऑब्वियस बात है लिख सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दिखानी है तो माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो इसके अपोजिट है। ठीक है। अच्छा, मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना आता है, दैट इज के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा उसको, क्या है वो? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख दूंगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन दिस डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? मुझे कहां से कहां तक लाना है? इन्फिनिटी से लेकर पी तक, दैट इज इन्फिनिटी से लेके आर तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब देखिए इसमें के कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन आर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के Q1 Q2 इंटू 1 बाय आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक। यहाँ रखो वैल्यू, तो आप रखोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। तो ये मेरे पास आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल मतलब मेरे द्वारा वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से लेके मैं पी तक ला रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। यही क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे हमने क्या सीखा? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कन्फ्यूगेशन। ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये पर्टिकुलर कन्फ्यूगेशन बनाई, यहाँ चार्ज Q1 रखा, यहाँ चार्ज Q2 रखा, इसमें जो मुझे टोटल वर्क डन करना पड़ा वही क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। दैट्स इट। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। और यही क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। यही क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। तो यहां से मेरे को समझ में आ रहा है कि U की यूनिट क्या होगी? जूल। क्यों? क्योंकि वर्क है। ठीक है। दूसरी बात, ये कैसी इसकी क्वांटिटी होगी? स्केलर। क्यों? क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज साइन सेंसिटिव। इट इज साइन सेंसिटिव। साइन सेंसिटिव का कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो U कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इनमें से दोनों नेगेटिव है तो U तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक भी नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव होगा तो U कैसा आएगा? नेगेटिव। समझ गया मैं। लेकिन ये तो फॉर्मूले से निकाला ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब यार U नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, U आ रहा है, उसका मतलब क्या है नेगेटिव आने का? तो उसको इसका आंसर वही बच्चा दे सकता है, हमेशा याद रखिए, जिसके ये बेसिक्स क्लियर है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, U नेगेटिव होने का क्या मतलब है। मान लीजिए ये पॉजिटिव और मैं नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहा हूँ, मैं नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट P पर, तो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इस तरह भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे को कैसे लाना है? स्लोली लाना है। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एफ एक्सटर्नल। तो मेरे को कहाँ फोर्स लगानी पड़ेगी? इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, दैट इज एफ एक्सटर्नल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है, दैट इज डी आर की डायरेक्शन। तो बताइए वर्क कैसा आएगा? फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, वर्क आएगा नेगेटिव, क्योंकि कॉस 180, तो वर्क नेगेटिव आएगा। और वर्क डन बाय एक्सटर्नली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस बात है, दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स और रिपल्सन इस डायरेक्शन में होगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में, U पॉजिटिव। सिंपल, राइट। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि भाई मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात है, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर भी आ गया। जैसे आपका आंसर आ गया प्लस 150 आ गया, मान लो आंसर U,
लेकिन दो ऑप्शन रहेंगे वहां पर, U150 और U-150। अब बताओ कौन सा सही है? तो इसका आंसर वही दे पाएगा जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। बोले तो U जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। U क्या होता है? हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक बात और, अगर मैं U को एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में लिखना चाहूं तो आपको पता होना चाहिए कि यार F एक्सटर्नल और F इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है ना। और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है भाई। अगर ये इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो तब भी यही हुआ ना हमारा। इसके केस में डिस्प्लेसमेंट ये, इसके केस में भी डिस्प्लेसमेंट ये है। इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों के केस में वर्क तो सेम आएगा, लेकिन एक में अगर वर्क पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इज अ वर्क डन, है ना, बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना, इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी, है ना। इट इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी। तो ये दोनों चीज आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। लो कि यार मेरे पास यहाँ पे खूब सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है, डॉट 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 Qn इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनर्जी का मतलब होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग ऑल द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। मतलब इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर रख देंगे, इस वाले चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट पर रखना, इस वाले को यहाँ से रखना, इस वाले को इन्फिनिटी से लेके यहाँ रखना, इस वाले को इन्फिनिटी से लेके यहाँ रखना। मतलब टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग दीज चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। जहां जहां रखने वहीं वहीं रखना है ना। इस कन्फ्यूगेशन बनाना है हमें, फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर रखना है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले हम इसको भूल जाएंगे, इन सबको भूल जाएंगे, इसको रखेंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो जो वर्क होगा वो लिख देंगे W ऑफ Q1। फिर इन्फिनिटी से आएंगे, इसको रखेंगे Q2 को, तो इसको ऐड कर देंगे W ऑफ Q2 इज द W ऑफ Q3, W ऑफ Qn। ये नेट वर्क होगा दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नॉट नेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ आ रहा है? एक चीज बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। देखो मैंने एक चीज मिस कर दी बीच में कि मान लो मेरे पास एक चार्ज वो Q2 था और यहाँ डिस्टेंस पर मैं इस पॉइंट P पर इन्फिनिटी से एक चार्ज लाना चाहता था Q2। ठीक है, ये Q1 है और यहाँ पर मैं Q2 लाना चाहता था। तो देखो मैंने एक बात तो बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वही वर्क कितना था, वर्क बाय एक्सटर्नल दैट वाज इक्वल्स टू U, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, K Q1 Q2 अपॉन R। यही सवाल ये है कि अगर मैं अपना पाथ चेंज करके लाऊं, मतलब अभी तो मैं स्ट्रेट लाइन में लाया, यहाँ से नहीं, यहाँ से मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के लाऊंगा, ऐसे और यहाँ आके रख दिया, तो क्या ये वर्क सेम आएगा? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट डिपेंड ओनली इनिशियल पाथ है, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो आप कोई कैसे भी पाथ चुनिए, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ डिपेंड करेगा। इसका मतलब हाँ सेम आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अपन V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। होता क्या है, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। नहीं समझ में आया? डायग्राम समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहाँ से R डिस्टेंस पॉइंट P ले लिया अपन ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया कि मान लीजिए मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज Q0 है ना। इस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट P पर आया, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा। इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कोई पॉइंट P पर लेके आया तो कुछ वर्क करना पड़ा होगा। उस वर्क को इस चार्ज से डिवाइड कर दो, दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज, वही क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो अपन को पता है भाई वर्क क्या होता है।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यही तो है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू नॉट अपॉन आर। या अभी ऊपर निकाला था हमने, वापस ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर जैसा ही सेम टू सेम होता है, ठीक है। और अपन ने क्या डिफाइन किया कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, इस पॉइंट में पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, वैल्यू के क्यू अपॉन आर। इस बात को ध्यान से देखो, नोट करो कि भाई पहली बात तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज होता है, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, कभी भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरी बात, पोटेंशियल की यूनिट जो होती है दैट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। और चौथी बात, ये स्केलर होता है। ये कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहां पर आती है सबसे बड़ी दिक्कत, जो जेई मेंस और जेई मेंस में चलिए फिर भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जेई एडवांस में अच्छा क्वेश्चन जब बनेगा, जब फंसोगे आप, वो ये होता है कि जो लोग यहाँ लिख देते हैं ना वीपी है ये पोटेंशियल पॉइंट पी, ये गलत है। असल में ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी होता है ही नहीं। असल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो होता ही नहीं है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस काउंट किया जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे वीपी में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बोल के रखा है कि वी इन्फिनिटी जीरो है, मतलब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो है, या इन्फिनिटी को अपन क्या लेके चल रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट। इन्फिनिटी को मैंने एज अ रेफरेंस पॉइंट माना है और वहां पे पोटेंशियल जीरो माना है, इसलिए मैं यहाँ पे बीपी लिख पा रहा हूँ। असल में ये बीपी नहीं है, ये यहाँ पे क्या होगा, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। इसको याद रखिएगा, दैट इज वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। और वी इन्फिनिटी को जीरो ले लिया इसलिए वीपी आ गया। अब समझिए इस बात को, ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल 150 है, 150 वोल्ट। अच्छा, इसकी एक और यूनिट होती है, जूल पर कूलम तो होती है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे इसका नाम था वोल्टा, उनने खोजा था इसलिए उनके नाम पे हमने बोल दिया दैट इज इक्वल्स टू वोल्ट। ठीक है, तो मैंने बोला कि मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी यूनिट है, इसकी वैल्यू है 150 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे 150 वोल्ट है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां का पॉइंट P का और इन्फिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 150 वोल्ट। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग ने क्या बोला है कि वी इन्फिनिटी जीरो है। अगर वी इन्फिनिटी जीरो है, ये 150 है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 150 वोल्ट। लेकिन जब क्वेश्चन अच्छा आएगा तो पता क्या बोलेगा कि मान लो कि इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे क्या कर दिया हमने पोटेंशियल, अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कर दिया मैंने 100। अब मेरा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 100 हो गया। अब बताओ आप कि वीपी पे क्या पोटेंशियल होगा, क्या 150 ही रहेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस 150 है। कब? जब यहाँ जीरो था, जब जीरो था तो यहाँ 150 था और पोटेंशियल डिफरेंस 150 आ गया इससे। अब यहाँ पर अगर 100 कर दिया तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस 150 रहने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 250। दैट इज वेरी सिंपल। और वही चीज यहाँ से आएगी, भाई इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 150 था जब ये जीरो था। अब इसने क्या दिया, इसको कितना कर दिया, 100 कर दिया, तो इसको 100 लिख दो, इधर जाके जोड़ जाएगा तो 150 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब ये बोलता है कि इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो नहीं है। हम जनरली इस बात को याद कर लेते हैं कि भाई बीपी इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाय दैट चार्ज क्यू, यही पोटेंशियल है। लेकिन ये बीपी नहीं होता, बीपी माइनस वी इनफाइनाइट होता है, हमेशा एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपकी मदद करेगा जब पोटेंशियल के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज क्यू है, कोई चार्ज क्यू है, मैंने आपको पहले बताया था पोटेंशियल टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, इसके मैग्नीट्यूड पर, ये मैं बता चुका हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पर डिपेंड करती है, राइट। तो मैंने बोला इस चार्ज से मैं इस चार्ज से मैं 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मैं ए से लेके बी तक लाया, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, और बीच में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। यहाँ पर वी वी है, मान लो पोटेंशियल, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी वी है और वी है यहाँ पर। अब मुझे दो चीज देखिए, मैं अब जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए,
कहाँ से लेके बी से लेके ए तक डिवाइड बाय दैट चार्ज क्यू नॉट, यही क्या है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच के बी और ए का। ध्यान कीजिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा है इन्फिनिटी से लेके पी तक, फ्रॉम इन्फाइनाइट टू अ पॉइंट पी, वो क्या होता था वी पी माइनस वी इन्फाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वी ए माइनस वी वी, ये क्या जाएगा वी ए माइनस वी बी। यहाँ मैंने इन्फाइनाइट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है कि इन्फाइनाइट तो एक केस में पढ़ लिया, हम जनरल केस पढ़ रहे हैं ना, तो जनरल केस में हम लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो वो ऐसे लिखा जाता है। अब इसी केस को देखो एग्जाम में कैसे चेंज करते हैं वो लोग, वो बोलेंगे यहाँ मैंने एक्सटर्नल नहीं लिया, उन्होंने क्या बोला कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय दैट चार्ज क्यू। अब बताओ क्या आंसर आएगा। चेंज बस ना किया कि एक्सटर्नल की यहाँ पे इलेक्ट्रिक कर दिया, बताओ क्या चेंज आएगा। इसका आंसर है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू वी ए वी वी माइनस वी ए। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। तो अगर मैंने यहाँ की जगह पे यहाँ ये लिख दिया तो ऑब्वियस बात है मुझे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी माइनस से और यहाँ भी माइनस से, तब जाके मैं ये लिख पाऊंगा ना ये चीज़ यहाँ पर, तो ये माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा। दूसरा सवाल, मैंने वी ए पहले क्यों लिखा वी वी बाद में क्यों लिखा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस तो ये भी है वी वी माइनस वी ए, मैंने वी ए माइनस वी वी क्यों लिखा। तो दिमाग में ये बात याद रखना कभी भी कि भाई जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज के जितने पास आता हूँ पोटेंशियल उतना ही बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज के जितने पास आओगे पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा, राइट। तो ऑब्वियस बात है वी ए माइनस वी वी लिखेंगे यहाँ पे। और नेगेटिव चार्ज कितने पास आओगे, नेगेटिव चार्ज कितने पास आओगे पोटेंशियल उतना ही घटेगा, पोटेंशियल उतना ही घटेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैं बोल रहा हूँ मैं इधर से इधर भाग रहा हूँ, तो पोटेंशियल घटेगा के बढ़ेगा, बताइए। पोटेंशियल घटेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर रहा होगा कोई प्लस चार्ज, है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, वी वी विल ग्रेटर देन वी ए। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिए, जब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय दैट चार्ज क्यू नॉट इक्वल्स टू वी ए माइनस वी वी, उस केस में मेरे पास कंडीशन होती है कि ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ गया उसकी एक्सेलरेशन जीरो ही होनी चाहिए और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होना चाहिए, ये मेरे पास कंडीशन है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूँ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए, इसमें मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, मतलब एक्सेलरेशन को जीरो कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इस वाले केस में। लेकिन ऊपर वाले केस में अगर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है इसीलिए। समझ में आ रहा है, तो ये बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये हमने देख लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए चाहे जेई मेंस हो एडवांस हो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए और आपको फॉर्मूले याद नहीं हो तो हमेशा बेसिक से क्वेश्चन कीजिएगा। हमको क्या करना होता है समय हम लोग, चाहे आपको पोटेंशियल याद हो पोटेंशियल एनर्जी याद हो, दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, देखो मैंने बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ वी की, तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ क्यू नॉट को और इन दोनों को देखूँ तो मैं कह सकता हूँ यू बराबर क्यू नॉट इंटू वी, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि यू बराबर क्यू नॉट इंटू वी। तो या तो पोटेंशियल को पढ़िए या पोटेंशियल एनर्जी को पढ़िए, लगभग दोनों सेम ही होते हैं। और जब भी क्वेश्चन निकालने को है, कैसा भी क्वेश्चन आता है चाहे सिर्फ, हमेशा आपको बेसिक याद होना चाहिए कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप कोई चार्ज ला रहे हो, ठीक है। तो जो आपको वर्क डन करना पड़ा बाय द एक्सटर्नल मुझे फ्रॉम ए टू बी divided by that charge q, that is the potential difference between these 2 point, that is vv minus ba। जिसको ये याद होगा ना वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, that is a basic definition।
और वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता ही हो, वर्क डन क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक। और तीसरी बात आपको पता है एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एफ इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पता ही है आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो कि अगर मेरे पास 4-5 चार्ज पार्टिकल है, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक -Q2 है, Q3 है, और मैंने बोला इन सब चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पॉइंट P पर मुझे नेट पोटेंशियल बताओ, कैसे निकालोगे भाई, एक की वजह से तो मुझे निकालना आ गया कि KQ/R, लेकिन इतने सारे की वजह से कैसे निकालूंगा मैं, तो इसको हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, पोटेंशियल एट VP, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज नथिंग बट, इसकी वजह से अकेला पोटेंशियल देखो बाकी को भूल जाओ, फिर इसकी वजह से अकेला देखो बाकी को भूल जाओ, इसकी वजह से देखो बाकी को भूल जाओ, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ Q1 अलोन, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ Q2 अलोन, माइनस Q2 अलोन, Q2 कैसा है माइनस, प्लस पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ Q3 अलोन। इन सबको जोड़ दो तो ये पोटेंशियल एट P आ जाएगा, और डायरेक्शन का ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, बस सीधा जोड़ना है। यही तो खास बात होती है पोटेंशियल की, इसलिए तो पढ़ रहे हैं, है ना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कंफ्यूज होते हैं। जैसे पोटेंशियल क्या होता है, V होता है, पोटेंशियल एनर्जी U होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल जो होता है वो होता है जूल पर कूलम, और पोटेंशियल एनर्जी होती है जूल, ठीक है बढ़िया है। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पता कहाँ होते हैं, आपको एक बात याद रखनी है कि पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो मैंने कहा यही चार्ज है मेरे पास, यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इस तरह का, इसकी पोटेंशियल इस पॉइंट पे अलग होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँगा तो उस पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी। तो एक चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है हर अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक होती है, फिक्स्ड होती है। पोटेंशियल एनर्जी है फिक्स्ड वैल्यू, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है। अपने पास मान लो चार्ज का सिस्टम है तो उसकी एक फिक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू जो होगा वो फिक्स्ड होगा। इतना सारा चार्ज पार्टिकल है, इसका हमेशा यू फिक्स्ड होगा, तो यू की वैल्यू हमेशा 1 होगी, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक ही होगी क्योंकि वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने कैसे में क्या करा, इस चार्ज को, पहले इस चार्ज को भूल जाओ, इन्फिनिटी से गया, मैं इस चार्ज को यहाँ रख दिया, मैंने कुछ वर्क किया बढ़िया, वो वर्क मान लो W1 है। फिर मैं इन्फिनिटी पे आया, यहाँ पर चार्ज Q2 रख दिया माइनस, मुझे वर्क किया दैट इज W2। फिर मैं आया यहाँ रख दिया दैट इज Q3 दैट इज W3। तो इन सबका सम ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और उसकी वैल्यू एक ही आएगी, हमेशा याद रखिए, ठीक है। और जबकि पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है। निकालना सीखते हैं कि मान लो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो उससे हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मान लो कि मेरे पास ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। और मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लिया इनिशियल पोजीशन I पे, और उसको घुमा घुमा के मैं किसी पास से यहाँ पे ले आया F पे, Q0, ठीक है। तो मुझे बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल किसी समय पे यहाँ पे था, ठीक है, तो इस समय पे ds वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, ये इधर भाग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो अपन बोल सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन दैट इज dw बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिक डॉट ds, ठीक है। dw बाय इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q0 इंटू E डॉट ds, dw इज ए स्मॉल वर्क डन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q0 बाहर ले लूँ E डॉट ds। अब समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि W इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू माइनस U, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि मैंने आपको पहले बताया था कि U इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, नथिंग बट
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नथिंग बट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और अपन को पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लगाया है। तो दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटीग्रल ई डॉट डी एस। इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा के नीचे ले आएंगे तो क्यू अपॉन यू अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो ये अपन को याद रखना है, ये चीज़ अपन को याद रखनी है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। कैसे, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। इसमें एक बात और दो, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो v इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ v बराबर v एट एनी पॉइंट p इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं कि मान लो अगर अब दूसरी बार में पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे करते हैं। पोटेंशियल अभी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, पोटेंशियल निकाला, और हमें पोटेंशियल गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं कि मेरे को पोटेंशियल गिवन है और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उससे पहले क्या गिवन था, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, मैंने पोटेंशियल निकाल लिया। अब मुझे पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालते हैं। देखो मान लो ये मेरे पास इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है मेरे पास, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ये मेरे पास इक्यू पोटेंशियल सरफेस है और किन्हीं दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dv, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, dr। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, dr, उनके बीच का पोटेंशियल कितना है, dv। मैंने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल लिया यहाँ पर, दैट इज इनिशियल पोजीशन q नॉट, और इसको एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस से लेके मैं दूसरे इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे चला गया, दैट इज एक से लेके दूसरे पे चला गया, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल गिवन है दैट इज dv और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मान लो कि किसी समय पे यहाँ पर मान लिया कि चार्ज क्यू नॉट था, इस समय मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ds वेक्टर ये है, वो सॉरी dr वेक्टर ये है, ठीक है, धीरे रिमूव कर रही है dr वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्मॉल वर्क डन दैट इज dw बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू माइनस यू के बराबर होता है, और माइनस यू को लिख दूंगा मैं माइनस क्यू नॉट इंटू वी डी, क्यू नॉट इंटू डी, क्योंकि मेरे को पता है यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू वी, और यहाँ पे वी क्या है, डी वी के बराबर। अच्छा मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क वाले फॉर्मूले से भी लिखना आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से भी, है ना। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं, इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं वर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू, फोर्स की वैल्यू है ई डॉट डी आर वेक्टर, यही तो है। डॉट को मैं बाहर ले आऊंगा तो क्या जाएगा, ई वेक्टर डी आर वेक्टर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां से ई वेक्टर इंटू कॉस थीटा बराबर आ रहा है, ओके यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई अपन पे, यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है क्यू इंटू ई, तो यहाँ पर क्यू आएगा एक्स्ट्रा में, क्यू, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, राइट। तो ई कॉस थीटा बराबर माइनस डी वी, ठीक है, इंटू डी आर भी है, सॉरी डी आर। तो मेरे पास क्या आ गया, ई वेक्टर कॉस थीटा बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, एंड दैट इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पोटेंशियल। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो ये ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा is the component of electric field along the displacement. E cos theta is the component of electric field along displacement डायरेक्शन में। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ई एस अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बोले, ई एस, और जब हम इसको ई एस लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, एंड दैट इज माई आंसर, यही मेरा आंसर है।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड along the line of displacement is equals to minus of partial differentiation of v with respect to r. That is a partial differentiation of v with respect to r. ठीक है, इस पार्शियल डिफरेंस मैंने मतलब बताया, जैसे मान लो पोटेंशियल आपको गिवन है, v बराबर गिवन है, तो मैं एक्स स्क्वायर वाई, थोड़ी देर की मान लो ये पोटेंशियल गिवन है, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालनी है इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक वाई है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि अगर मुझे एक्स एक्सिस के लिए निकालनी है, इसी ध्यान से देखो, अगर मुझे एक एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं बोलूँगा ई अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। और y के अलॉन्ग निकालनी है तो e ऑफ y इक्वल्स टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और z के अलॉन्ग निकालनी है तो e ऑफ z इक्वल्स टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। तो मुझे किसके अलॉन्ग निकालनी है पे x y और z के अलॉन्ग। तो देखो कैसे, x के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करो पार्शियल, तो x के अलॉन्ग करेंगे तो x को वेरिएबल लेंगे, y को कांस्टेंट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2xy। फिर मुझे y के अलॉन्ग निकालनी है e ऑफ y, तो y के अलॉन्ग निकालूंगा तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y को वेरिएबल लेंगे, x को कांस्टेंट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और z के अलॉन्ग जीरो हो जाएगी क्योंकि z में तो कोई है ही नहीं, एंड दैट इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इस तरह से अगर पोटेंशियल गिवन तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और अगर हम उस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल क्या है, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल इज गिवन। ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इससे आगे अगर हम इस लेक्चर में करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट पोजीशन में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ एनर्जी कैसे निकालते हैं, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, और करीब 20 से लेकर 30 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक